ये बात उन दिनों की है जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात के बेहद प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित खेड़ा जिले के नाडियाड में 31 अक्टूबर सन 1875 को किसान झावेर भाई पटेल के घर एक यशस्वी बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल रखा गया, जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने करमसाद में प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। अपने स्कूली दिनों से ही उन्होंने अन्याय का विरोध शुरू कर दिया था। उन दिनों नाडियाड के स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को विवश करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। सरदार पटेल ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और छात्रों में संघर्ष हो गया। 5-6 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया और आखिर में जीत वल्लभ भाई पटेल की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तक बेचने की प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वे लंदन चले गए। वहां रहकर उन्होंने वकालत के कोर्स को पूरा किया। 1913 में वो भारत वापस लौट आए और अहमदाबाद में बस गए और अहमदाबाद बार काउंसिल में क्रिमिनल कानून के बैरिस्टर बन गए। गांधी जी की अहिंसा नीति से वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित थे और उनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। भारत देश को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग थे सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। हमें निश्चय करना चाहिए, जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है। इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है, क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा, वो ईश्वर का अंश है। उसमें ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है। अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए, न अस्पृश्य होना चाहिए। सभी एक समान है, कोई न ऊंच है, कोई नीच है। तो हमें सब एक समान भाव से देखना है, सबको साथ मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है।
स्वतंत्रता आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष के दौरान हुआ। गुजरात का खेड़ा भूखंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में राहत देने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने जमकर विरोध किया। अंत में अंग्रेज सरकार को उनकी मांग के सामने झुकना पड़ा और उस वर्ष करों में राहत दी गई। जून 1928 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान गुजरात में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे इतिहास में बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर चुकी थी, जिसका जमकर विरोध हो रहा था। आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए गए, पर अंततः विवश होकर सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ा। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। इस आंदोलन की सफलता पर महात्मा गांधी ने कहा था, इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है। आम जन में सरदार पटेल की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव में जीत हासिल की और 1922, 1924 और 1947 में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कुछ समय पश्चात इन्होंने गुजरात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और जिसके बाद 1945 तक वे गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। आजादी के बाद सरदार पटेल देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री के पद पर रहे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अपनी लोकप्रियता के कारण सरदार पटेल प्रधानमंत्री पद के प्रथम दावेदार थे, लेकिन महात्मा गांधी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा। भारत देश का स्वतंत्र होना लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन आजादी मिलने के बाद उस वक्त देश के हालात बहुत गंभीर हो गए थे। देश का विभाजन होने से कई लोग अपनों से बिछड़ गए और कई लोगों को बेघर होना पड़ा। उस समय देश में कई छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थीं। हर राज्य, हर रियासत एक स्वतंत्र देश की तरह होता था, जिसे भारत में मिलाना बहुत जरूरी था और यह कार्य बेहद कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा महाराजा किसी भी तरह की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पर सभी को भरोसा था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को भारत में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के शासक इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ा। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के, हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो घुमाना नहीं चाहिए। अंततः ये रियासतें भी भारत में ही आकर मिली। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में मिल गईं। भारत के इतिहास में बिना हिंसा के राष्ट्रीय एकीकरण का ऐसा अप्रतिम उदाहरण अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे मुल्क में भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली। उस हालत में
एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। उसी समय पर पंजाब का टुकड़ा होने के बाद या तो भारत का टुकड़ा होने के बाद जो मुसीबत हमारे सामने आई उसमें क्या क्या कठिनाइयों में पसार होना पड़ा आप सब जानते हैं। लेकिन अब आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके। और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संपूर्ण जीवन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। वे कहते थे कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता बल्कि कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए चुनौतियों का सामना करता है, तब कहीं जाकर वह सफल होता है। दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो। और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उससी मुसीबत होती है। जितना होना चाहिए तेज इससे ज्यादा हो जाए। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर। लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग है, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इल्म है वो इल्म भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो
परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते। इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा, और ये जो और लोग है वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है, और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को तो उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना। भारतीय गणतंत्र की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए समर्पित रहे और 15 दिसंबर 1950 को लगभग 75 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। देश के प्रति उनकी सच्ची सेवा, कर्तव्य पारायणता और उनके असीम बलिदान के दृष्टिगत भारत सरकार ने 1991 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। इतना ही नहीं, गुजरात में स्थित भरूच के पास नर्मदा जिले में उनके सम्मान में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया, जिसकी ऊंचाई 208 मीटर और लंबाई 182 मीटर है। यह मूर्ति आज सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश की एकता और मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका के लिए देश उन्हें कृतज्ञता के साथ नमन करता है। उनके इसी कार्य और सकारात्मक सोच के कारण उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।